बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 के स्टूडेंट्स के लिए अगेन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर है, तो उसके लिए प्रिपरेशन की ये पहली वीडियो जो है ये आपके लिए लेके भी आया हूँ मैं। सॉरी, मैं वीडियो जल्दी बनाना चाहता था कल ही, लेकिन फैमिली में क्लोज रिलेटिव की डेथ की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो बना नहीं सका। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आज रात तक की दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो पहले चैप्टर से फ़ौरन से शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये ज़रूर आएगा पेपर में क्वेश्चन। और ये ऐसे नहीं है कि आपको ब्रांचेस डिफाइन करने के लिए आएंगी, आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के मुताबिक आपने वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है आइडेंटिफाई करनी होगी। इसमें जो बुक में एग्जांपल्स गिवन है वही कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो एनालिटिकल, क्योंकि ये अक्सर ऐसी है जो मिक्सअप हो जाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक सबसे आसान होती है, ऑर्गेनिक में तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो मिक्सअप होने वाली है ना वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और बाद वक़्त इंडस्ट्रियल के साथ मिक्सअप हो जाती है एनालिटिकल। तो इनके एग्जांपल्स हैं, ये ज़रूर आपने करनी है। जो बुक में लिखी हुई है वही कर लें, उनमें से पेपर में इंशाल्लाह आ जाएगी। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का आपने जब मास करना है, वो उसका असल मास नहीं होगा। वो बेसिकली कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको C12 कहते हैं, उसके मास के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये कार्बन का एक एटम है और एक ये हाइड्रोजन का एटम है। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, ये कार्बन के एटम से मुझे ये पता चला कि तकरीबन 8.4% हैवियर है इसके मुकाबले में। और ये जो कार्बन का एटम है ना, इसका मास है 12। तो 12 से ये 8.4% हैवियर है, तो आप 8.4% ऑफ 12 निकाल लें, तो आपको जो मास मिलेगा वो असल में हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा, जो कि तकरीबन 1.008 होता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास। अब इसको आपने फाइंड आउट किया है बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड मैथ्स। वो स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है वो कार्बन को सेट किया है। और ये जो मैथ्स हम मेजर कर रहे हैं, इसके साथ एक यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट, ये एक नया यूनिट है मैथ्स को मेजर करने का। और 1 AMU, ये याद रख लें, ये किसके इक्वल होता है? ये 1/12 टाइम्स होता है मैस ऑफ द कार्बन 12 एटम। ज़ाहिर है कार्बन 12 का भी हमने बताया कि 12 भी मैस होता है, तो ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे, तो इसका मतलब है 1 AMU आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एक। अच्छा, अब अगर आप ये यूनिट AMU लेने के बजाय किसी भी सब्सटेंस का मास ले लें, किसी भी एटम का मास ले लें और उसके साथ आप ग्राम लिख दें, ग्राम मेजर करना शुरू कर दें, तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, एटम के बाद अगली चीज होती है कंपाउंड। तो आप अगर किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का मास कर ले, जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, आपने वाटर के मॉलिक्यूल का मैस कर लिया। कैसे कर लिया देखें, ये भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। हाइड्रोजन दो है, तो दो मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का होता है 1.008। ये 2 हाइड्रोजन हो गया। इसमें प्लस करते हैं ऑक्सीजन का मैस, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैस को होता है 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें 16 के अंदर, तकरीबन 18 AMU आ जाता है। अब ये जो मैस आपने अभी निकाला है, इसको अगर अब मैं ग्राम्स में लिख दूं, अब ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस मेजर्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मेजर्ड इन ग्राम। और अगर किसी आयनिक कंपाउंड का, अगर आयनिक कंपाउंड का मास करें, जैसे NaCl है, मैं इसका मास फाइंड आउट करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक मास लिखता हूँ, क्लोरीन का लिखता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास NaCl का मास आ जाएगा, वो मैं ग्राम्स में फाइंड आउट कर लेता हूँ। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मास होगा उसको ग्राम्स में मेजर करें, तो उसको बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको फॉर्मूला यूनिट्स भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट कोई भी हो, उसका मास ग्राम फॉर्मूला मास कहलाता है। अच्छा, ये बता दूँ, ये इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज कैलकुलेट करने वाला ना, ग्राम फार्मूला मैथ्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स का क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर आएगा। तो बहुत आसान सा ही है, अगर आपको कोई भी कंपाउंड हो तो उसका मैथ्स जो है वो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये कंपाउंड है, शुगर का कंपाउंड है। अगर इसका फाइंड करने पे क्या करूँगा, 6 कार्बन के एटम्स है, तो 6 × 12 करूँगा,
ऐसे ब्रैकेट लगानी, प्लस 12 है तो 12 टाइम्स 1 ही अभी ले लेता हूँ, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 टाइम्स 6, ये कैलकुलेटर पे सारे पुट कर देना, बीच में ब्रैकेट ज़रूर डाल देना, तो इसका मैथ्स निकल आएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का मैथ्स है वो फाइंड आउट करना आसान काम है, और उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 1, 2 या 3 कंपाउंड्स का आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड आउट करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का डिफरेंस। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में भी बताए थे आपको कि आप ऐसे बेशक 2 कॉलम बना लिया करें, और उन कॉलम्स में एक तरफ आप एक को लिखें और दूसरी तरफ आप दूसरे को लिखें। तो पहले इनको डिफाइन करें। एम्पिरिकल फार्मूला इज अ फार्मूला दैट शोज simplest whole number ratio between the atoms of a compound, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको शो करता है। एक तो ये इनकी डेफिनेशन होगी, फिर किसी एक एग्जाम्पल को कोट करें। अब एग्जाम्पल याद रखें, वो कोट करनी है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप वाकई एम्पिरिकल फार्मूला बनाए। जैसे अभी मैंने लिखा C6H12O6, ठीक है जी। अब इसको, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको एम्पिरिकल कैसे बनाएंगे? यहाँ एटम्स की रेशो देखिए क्या है, 6, 12 और 6, ये रेशो है। इनमें कॉमन नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा नंबर क्या है? वो 6 है, जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। 6 से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो अब बचता है 1, यहाँ बचता है 2 और यहाँ बचता है 1। अब कार्बन एक दफ़ा लिखते हैं, और हाइड्रोजन 2 दफ़ा लिखते हैं, और ऑक्सीजन फिर एक दफ़ा लिखते हैं। तो ये इसी कंपाउंड का ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसी तरह की कोई एक एग्जांपल कोट कर दें जिसमें आप मॉलिक्यूलर अलग से लिखें और उसका एम्पिरिकल फाइंड आउट करें। एक तो ये इनकी डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई दे दिया जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला, तो उससे एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल आप कैसे बनाते हैं, उसकी एग्जांपल्स भी आपकी बुक में हैं, तो वहाँ से वो भी आपने साथ साथ देख लेनी है। इसके बाद अगेन बहुत शॉर्ट सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम क्या होता है? एटम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैं लिखूं एटम, तो एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है, याद रखना। ऑक्सीजन के एटम का सिंबल होता है O, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, तो वो एटम कन्वर्ट हो जाता है आइन में। जैसे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर लेता है, अब ये एटम नहीं रहा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉसेस हैं इसने गेन कर दी, अब ये एटम से आइन में कन्वर्ट हो गया, और आइन -2 इसका होगा। क्यों? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे सोडियम का एटम है Na, सोडियम का आइन होता है Na+1, इसलिए कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो वाई ऑक्सीजन, ये बुक में भी आपकी वाई द ऑक्सीजन आइन इज रिटन एज O-2, तो आप ये कहेंगे ऑक्सीजन एटम रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हेंस इट बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन। और इसको एन आयन कहते हैं। 2 किस्म के आयंस होते हैं, एक एन आयन, एक केटायन, ठीक है। ये 2, पॉजिटिव वालों को केटायन बोलते हैं और नेगेटिव वालों को एनायन बोलते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन है, इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर आयन। तो अगर एक एटम लूज करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे तो वो भी आयन बन सकता है, उसको मोलेकुलर आयन बोलते हैं। उसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि हम अब ऑक्सीजन की ही एग्जांपल यहाँ दे दें, लेकिन ऑक्सीजन का एटम ना लिखें। यहाँ एटम था ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखूं मैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, 2 ऑक्सीजन का एटम बने तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये O2+1 का मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है, और गेन करे तो O2-1 का मॉलिक्यूलर आयन ये बन सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। और इसमें और नेक्स्ट जो स्पीशी है उसमें अक्सर डिफरेंस आता है, वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब इसमें और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस है, ये आपकी बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी है। अब जो फ्री रेडिकल है, पहली बात याद रखना, ये एक एटम होता है। फ्री रेडिकल इज एन एटम, लेकिन एक ऐसा एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं किया हुआ होता। ये हाइड्रोजन का जो एटम है फ्री स्टेट में अगर होगा तो ये हाइड्रोजन का रेडिकल कहलाएगा।
लेकिन ये ज़्यादा देर फ्री स्टेट में रह नहीं सकता, इसको किसी और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना है, ये दोनों कंबाइन होकर फिर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। लेकिन गैस बनाने से पहले ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलेंगे रेडिकल। क्लोरीन का एटम, इट इज़ अ रेडिकल बिकॉज इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो अब डिफरेंस क्या होगा रेडिकल में और आइन में? तो रेडिकल जो होता है इसमें पहली बात है ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑड होते हैं, जबकि आइन के अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अनचार्ज होता है। यानी यहाँ हाइड्रोजन जो मैंने अभी लिखा है एच या सी एल लिखा है ये अनचार्ज है। आइन जो है ये हमेशा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्लोरीन को ही कोट करें, यहाँ लिखें क्लोरीन का रेडिकल जिसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लिखें क्लोरीन का आइन जिसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका चार्ज नंबर हो गया -1। ये 7 एग्जाम्पल एक किसके कोट करते, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर का परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो केमिकल कैलकुलेशन इन दैट इन्वॉल्व्स मोल। अच्छा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको इसी तरह लेकर चलना, बहुत आसानी से कर लोगे। मोल मैस कैलकुलेशन, ये पहली कैलकुलेशन होती है आपकी, मोल मैस कैलकुलेशन। उसके बाद दूसरी टाइप की कैलकुलेशन होती है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अच्छा अब अगर आपको मोल मैस कैलकुलेशन है उसमें आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं अब पहले लिख देता हूँ चलो। नंबर ऑफ मोल्स इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूँगा। गिवन मैस या जो फाइंड करना है मैस, गिवन या फाइंड करने वाला मैस उसको स्मॉल एम से, और जो मोलर मैस है किसी भी सब्सटेंस का, मोलर मैस यानी उसका जो एटॉमिक मैस समझते हैं उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, एटम होगा तो एटॉमिक मैस होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मैस होगा, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक फॉर्मूला लिखने लगा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स एन ये इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस के। ये फॉर्मूला याद कर लें, ये है नंबर ऑफ मोल्स और मैस को रिलेट करने वाला। इसी तरह मोल पार्टिकल, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आ सकते हैं एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, आइंस भी आ सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगा, और एवोगैड्रोज नंबर को, एवोगैड्रोज नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन ए से। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल एन ओवर एन ए। आपकी सारी कैलकुलेशन ना इन दो फार्मूला पे बेस करती है, सारी की सारी कैलकुलेशन। अगर आपको ये दो फार्मूलाज आते हैं और इस्तेमाल करने आते हैं तो एक दो क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो बर्न होती है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न्ड, इसको बर्न करने की सूरत में क्या होता है जी, आपको मिलता है सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है नेचुरल गैस को बर्न करने की सूरत में। तो नेचुरल गैस इज बर्न तो यू गेट CO2। अब वो CO2 कितनी मिलती है, आप ये कहते हैं कि 0.25 मोल्स ऑफ CO2 आपको मिलती है, 0.25 मोल्स ऑफ CO2 मिलती है। ठीक है जी, आपने फाइंड ये करना है कि इसका कितना मैस प्रोड्यूस हुआ है, व्हाट इज द मैस ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड। तो अब यहाँ से आप देखें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, मोल्स गिवन है, मैस फाइंड करना है, तो ज़ाहिर है पार्टिकल वाला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर 1 वाला। अब इसमें देखें CO2 का मोलर मैस ये हमेशा नोन होगा, हमेशा ऑलवेज नोन, ये हमेशा पता होगा, ये हमेशा पता होगा। आपको इसका मतलब है या तो इस फॉर्मूला में ये फाइंड करना है और एम गिवन है, या एम फाइंड करना है, एन गिवन है। इस फॉर्मूला में या तो कैपिटल एन फाइंड करना है या स्मॉल एन फाइंड करना है। अभी देखिए 0.25 मोल्स, ये स्मॉल एन ये गिवन है, तो स्मॉल एन इज 0.25, तो इस फार्मूला में लेफ्ट साइड पे 0.25 लिख दिया, इज इक्वल टू मैस, ये हमने फाइंड आउट करना है ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करना है। तो कार्बन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 टाइम्स, ये ब्रैकेट जरूर लगानी है, 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 इज 32, 32 में 14 12 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो अब यहाँ m ओवर 44 ये आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है ये स्मॉल एम, इसको 44 को क्रॉस कर दें दूसरी साइड पे, स्मॉल एम आ जाएगा 0.25 टाइम्स 44, ये आपका आंसर आ जाएगा मैस का, जो तकरीबन आता है 11 ग्राम्स। 44 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं कोई और
अगर हमें पार्टिकल्स गिवन हो फॉर एग्जांपल, यानी अब हम जाते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की तरफ, तो आप क्या करेंगे? तो लेट्स से हमें ये कहा जाता है कि एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है जी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो हाई टेम्परेचर पे निकलती है जब वोल्केनो जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी। फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ टू फॉर्म एसिड रेन। और असल में फाइंड आउट क्या करना है, अब ये सिर्फ ये लिखने लगा, हाउ मैनी, ये आपकी बुक में से ही देख रहा हूँ, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, सारी शुरू वाली इंफॉर्मेशन को छोड़ दें, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, इस पे ध्यान करें, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ SO2। चले, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला लगेगा N इक्वल्स टू कैपिटल N ओवर एन ए। एवोगैड्रो आपको हमेशा पता होता है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, ये कैपिटल N आपने फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल N का फॉर्मूला बना देते हैं, इस एन ए को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो मोल्स को एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल्स कितने हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है 0.25, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एवोगैड्रो के साथ, वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इनको कैलकुलेटर पे पुट करके बस मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है। बाज़ ऐसा होता है, बहुत कम, लेकिन बाज़ ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको दे सकते हैं जिसमें आपने दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हो, दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हैं। उसमें आप क्या करेंगे, याद रखना है, पहले आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, पहले हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। और फिर वहाँ से आप जाएंगे अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है जी। जैसे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो कि इतने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी 2.5 इंटू 10⁻14 मॉलिक्यूल्स हैं, आप मुझे मैस कैलकुलेट करके बताएं किसी सब्सटेंस का भी कह देता हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ही कह देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे मैस फाइंड आउट करके बताएं। तो आप कहेंगे जी ये तो फार्मूला एक है मैस ओवर मोलर मैस, और दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो, तो कैसे यूज करें, तो पहले आप फार्मूला एक यूज कर लें, इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, और फिर वो नंबर ऑफ मोल्स इस फार्मूला में पुट करके वहां से मैस निकाल लें। देखें, पहले ये वाला फार्मूला यूज करूंगा स्मॉल एन फाइंड आउट करने के लिए, इसको यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2.5 इंटू 10⁻14 को डिवाइड करूंगा, ये हमें हमेशा पता होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इनको डिवाइड करने की सूरत में मुझे ये n मिल जाएगा। अब वो n मैं इस फार्मूला में पुट करके, और ये m ये अभी मैंने फाइंड आउट कर दिया था 44 था, तो मैथ्स फाइंड करने के लिए n को, जो यहाँ से n आएगा, इस n को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 के साथ। तो दोनों फॉर्मूलाज यूज करके भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर ये पेपर में न्यूमेरिकल आया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये ज़रूर कर लेना, बहुत आसान होता है। ठीक है जी। अब ये चैप्टर नंबर 1 कंक्लूड हो गया, अभी सिर्फ इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 की, तो इसके बाद मैं 2-3 चैप्टर्स की इकट्ठी वीडियो एक बना के भेजता हूँ, ताकि वीडियोस लंबी ना हो जाए, आप तैयारी भी साथ साथ कर लें। तो अगले चैप्टर्स की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।